हेलो दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ELSS के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, कैपिटल ग्रोथ और टैक्स प्लानिंग का एक बेहतरीन टूल हो सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक हम लोग समझेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर आने वाले दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस से ये किस तरह से डिफरेंट है और देखेंगे कि किस तरह से आप टैक्स बचाने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर मैक्सिमम रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल कॉलेज के दिनों में हम पूरा साल यही सोचते हुए निकाल देते हैं कि अभी तो एग्जाम बहुत दूर है। हालांकि पूरा साल हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर एक अलार्म बजाते रहते हैं कि पढ़ लीजिए, एग्जाम बिल्कुल पास आने वाले हैं, लेकिन हम सारे अलार्म्स को इग्नोर करते रहते हैं। और साल के अंत में क्या होता है, जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं उस समय हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि अब किस तरह से पढ़ाई करनी है। और ठीक यही करते हैं हम लोग टैक्स प्लानिंग के केस में। एक एक महीना करके पूरा साल गुजर जाता है और हम लोग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में, लास्ट 1-2 महीनों में सोचते हैं कि हमें कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम लोग अपना टैक्स बचा सकें। टैक्स प्लानिंग हर साल फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में करनी चाहिए। इसमें पूरे साल में आने वाली हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और हमारा टैक्स भी बचेगा। इसी टैक्स प्लानिंग के प्रोसेस में ELSS एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में काम आता है, जहां हम ना सिर्फ अपना कैपिटल एप्रिशिएट कर सकते हैं बल्कि टैक्स भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहां हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये इक्विटी से लिंक्ड होती हैं, यानी कि इसमें जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर छूट ले सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंडर आप 1,50,000 रुपए तक छूट ले सकते हैं, यानी कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1.5 लाख रुपए से कम हो जाएगी अगर आप ELSS में वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रहता है, तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट का वो भी कम हो जाता है। इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो हम लोग मिनिमम इसमें 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं सेक्शन 80C का, तो वो आपको बेनिफिट जो है सिर्फ 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर ही मिलेगा। उसके ऊपर आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको 80C की रिबेट नहीं मिलेगी। अब जान लेते हैं कि ELSS के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सबसे कम लॉक इन पीरियड है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करते हैं सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचाने के लिए, उनमें सबसे कम लॉक इन पीरियड जो है वो ELSS में होता है। ये लॉक इन पीरियड होता है 3 साल के लिए। दूसरी चीज, ये टैक्स एफिशिएंट है, यानी कि एक तो आपको इसमें सेक्शन 80C के अंडर छूट मिल जाती है 1.5 लाख तक। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 1.5 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद लगभग 45,000 रुपए के आसपास टैक्स बचा सकते हैं। और दूसरी चीज, इसमें से जो भी रिटर्न्स आप प्राप्त करेंगे, जो भी प्रॉफिट आपको होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर 1 लाख रुपए तक, जो भी 1 लाख रुपए तक पर ईयर जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। और 1 लाख से ऊपर अगर आपका प्रॉफिट जाएगा तो उस केस में आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि ये फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। बहुत अच्छा रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल ये फंड्स रखते हैं। फंड मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होता है। एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो इस पूरे फंड को मैनेज करता है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप इसकी इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में भी कर सकते हैं और लमसम के रूप में भी कर सकते हैं। और इसमें आपका एंट्री पॉइंट यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का प्रोसेस बहुत ही लो कॉस्ट रहता है। अब सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचाने के लिए जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो यही वाली होती हैं। या तो 5 साल का फिक्स डिपॉजिट होता है, उसके बाद एक PPF होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम और ELSS फंड। ये सबसे पॉपुलर माध्यम है सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचाने के। सबसे पहले इसमें रिटर्न्स की बात करते हैं कि आपको कितना रिटर्न इसमें मिल जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट वही 4 से 6% तक, अगर बहुत
अच्छा रिटर्न मिलेगा तो 7% तक जा सकते हैं। इसी तरह से पीपीएफ, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पीपीएफ का देखोगे तो वो भी 7-8% से ऊपर नहीं जाते हैं। इसी तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी 7-8% के आसपास रह जाते हैं। एनपीएस हालांकि रिटर्न्स डिलीवर करता है 8 से 10% तक, लेकिन ईएलएसएस इन सारी इन्वेस्टमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो आपको ऑफर करता है, अप्रोक्सीमेट 15 से 18% तक। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ईएलएसएस में अगर आपका 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग भी जाएगा तब भी दूसरी सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से डबल जो है आपकी रिटर्न्स रहने वाली हैं। अब लॉक इन पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स बचाने के लिए। अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाने जाएंगे बैंक्स में तो वहां पर लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। पीपीएफ के बारे में आप सब जानते हैं, सबसे लंबा लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का। इसी तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो 5 साल का। एनपीएस में आपका पैसा जो है रिटायरमेंट तक लॉक रहता है। ईएलएसएस इन सब में सबसे अट्रैक्टिव टूल है। लॉक इन पीरियड की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 साल लॉक इन पीरियड रहता है। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर जहां पर आपको 3 साल में आपका पैसा वापस मिल सके। अब जो हम लोग रिटर्न्स प्राप्त करेंगे, रिटर्न्स टैक्सेबल होती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो एफडी की अगर बात करें, एफडी में जो आप इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे वो आपके इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंग चार्जेबल होगा। यानी कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में चले गए हैं तो ये जो 6% से ये सिर्फ 4% में कन्वर्ट हो जाएगा टैक्स देने के बाद। इसी तरह से अगर हम पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी में आते हैं, एग्जम्प्ट कैटेगरी में। यानी कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट और जो आपके रिटर्न्स जो हैं और मैच्योरिटी जो है ये सब चीज़ें पूरी तरह से टैक्स फ्री होती हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो ये भी टैक्सेबल होता है। एनपीएस में आने वाली रिटर्न्स भी पार्शियली टैक्सेबल होती हैं। ईएलएसएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी पार्शियली टैक्सेबल होता है। ईएलएसएस से जो भी आप रिटर्न्स प्राप्त करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 1 लाख रुपए से अगर कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, और वहीं अगर ये 1 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो उस केस में आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। ये हम एनुअली बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको कोई ईएलएसएस 15% दे रहा हो तो उसका 10% टैक्स काटने के बाद भी आपको 13.5% जो है वो रिटर्न्स आपके वो डिलीवर हो जाएंगे। अब हमने देखा ईएलएसएस में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एक एसआईपी के रूप में भी कर सकते हो और लमसम के रूप में भी कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, बेटर कौन सा है। तो इसको कंपैरिजन के साथ एक बार देख लेते हैं। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वहीं लमसम में आप एक ही बार में सारा पैसा डाल देते हो अपना इस फंड में। एसआईपी में जहां नाम से ही पता चलता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें एक सिस्टमैटिक वे में, एक पीरियोडिक वे में आपका पैसा धीरे धीरे उस फंड में डिप्लॉय होता रहता है। ऐसा होने की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाता है। यानी कि किसी समय अगर मार्केट बहुत ऊपर है वहां पर भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और किसी समय अगर मार्केट बहुत लो पोजीशन में है उस समय भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी बेनिफिशियल रहती है। वहीं लमसम की अगर हम बात करें तो आपका पैसा जो है एक ही बार में जमा हो जाता है। सपोज आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कुछ उस समय कर दी जब मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर वाली पोजीशन पर है, तो हो सकता है वहां से मार्केट करेक्ट होने में आपको वापस उसी पोजीशन पर पहुंचने में बहुत लंबा समय लगे। और दूसरे केस में अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट उस समय कर दी जिस समय मार्केट बहुत लोअर पोजीशन पर है, तो हो सकता है आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएं। रिस्क की बात करें तो एसआईपी चूंकि हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है तो आपका लो रिस्क रहता है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट रहती है, और लमसम में मॉडरेट रिस्क रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी हाई रहती है और लमसम के केस में ये फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। और मार्केट वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो एसआईपी पर बहुत कम रहता है। लमसम पर हमने पहले ही बात कर ली है कि मार्केट वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के शुरू से ही इस चीज़ की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है
जब भी मार्केट लोअर पोजीशंस पर होंगी तो आप उसका फायदा उठा सकते हो ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। इस लॉक इन पीरियड को डिटेल में समझते हैं कि ये हमारे ELSS फंड पर किस तरह से अप्लाई होता है। तो ELSS में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहती है। इसको इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उस केस में क्या होगा, आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 3 साल तक वो पैसा लॉक रहेगा, उसके बाद आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं SIP की केस में चूंकि हर महीने इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इस केस में हर SIP का, हर इंस्टॉलमेंट का अलग लॉक इन पीरियड होगा। सपोज एक SIP आपकी जनवरी में गई है, उसका लॉक इन पीरियड जनवरी में ही खत्म होगा, उसके 3 साल बाद। इसी तरह से आपकी जो SIP 1 फरवरी 2022 को गई है, उसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा 1 फरवरी 2025 को। यानी कि हर SIP जो आपकी जा रही है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी, ना कि आपकी जो फर्स्ट SIP है उससे 3 साल बाद आप वो पैसा ले सकते हैं। वहीं लमसम के केस में जो आपका पैसा जिस डेट को इन्वेस्टमेंट हुआ है उस डेट से 3 साल के लिए लॉक रहेगा। अब एक बार देख लेते हैं कि ELSS की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं। हालांकि आपको इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहां से आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप परफॉर्मर ELSS जो है वो सामने दिख जाएंगे। यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि वो कितने एसेट को मैनेज करते हैं, उसके बेस में टॉप फंड्स कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक्सिस, मिरेई, आदित्य बिरला और SBI, ये 4 जो फंड्स हैं ये सबसे ज़्यादा एसेट्स को मैनेज करते हैं। अगर हमारे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स की बात करें तो ये लगभग 12,100 करोड़ के आसपास फंड्स जो है मैनेज करता है। इसी तरह से लास्ट 5 साल का एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने 4 फंड्स दिखाए हैं, इसमें 2 फंड्स SBI के हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो SBI का लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड है, यहाँ पर इसने 18.78% तक रिटर्न्स जो है वो डिलीवर किए हैं। तो इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू हो गया होगा कि ELSS क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं। अगर ELSS से संबंधित आपकी कोई और क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।